So, welcome everyone. Welcome to this new session, or maybe this is the last session of our comprehension practice. क्योंकि देखिए दोस्तों, दिन भी बहुत कम रह गए हैं, है ना, और मैं भी एक दो दिन थोड़ा बिजी हूँ। तो आज हम ये कंक्लूड करेंगे और 2021 के जो टफेस्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो यूपीएससी ने अब तक पूछे हुए हैं, उनको हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और है ना, हमने जिन जिन लॉजिक्स के बेसिस पे आंसर है ना बहुत एक्यूरेटली फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उन लॉजिक्स को आई थिंक हमने काफ़ी सफिशिएंटली पिछले 10-12 वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। वही बार बार एप्लीकेबल होंगे, वही आप बार बार अप्लाई करते जाएंगे। तो आई होप जो चीज़ें हैं वो बेहतर आपको एग्ज़ाम में होते हुए देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं, है ना, आज का सेशन। फिर देखिए, अगेन हमने देखा है कि मैसेज, जब भी वो बात करे कि मैसेज क्या है ऊपर दिए गए पैसेज का, तो मैसेज हैज़ टू बी पॉजिटिव। मैसेज क्या होता है? जैसे नेता कोई मैसेज देता है, मैसेज का मतलब होता है कि यू आर बेसिकली गिविंग अ वे आउट टू द पीपल, कि ये भाई साहब हमारा मैसेज है, ऊपर ये क्राइसिस है, इसका ये सोल्यूशन है। दैट इज बेसिकली मैसेज। मैसेज हैज़ टू बी पॉजिटिव थिंग, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ इसमें फिट बैठती है। पहले ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, जो बहुत इलॉजिकल सा ऑप्शन होगा उसे हम पहले ही हटा देंगे, है ना, ताकि आसानी हो। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एवर मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड, है ना। मे बी ये इसका ऊपर का मैसेज हो कि भैया कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई है। अगला, इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी इज हैवीली टर्न्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो, इसे यहाँ लैंग्वेज को समझो। हैवीली टर्न्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नहीं, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इसे पहले ही हटा दीजिए आप, क्योंकि हैवीली टर्न्ड होती अगर क्लाइमेट पॉलिसी, अगर इंडिया की एनर्जी पॉलिसी, तो हमारे फॉसिल फ्यूल एमिशन एटसेट्रा उतने ज़्यादा नहीं होते। वेस्ट हमें उतना क्रिटिसाइज नहीं भी करता, है ना, एमिशंस के लिए। खैर, उसका अलग है, सीबीडीआर वगैरह का यहाँ नीचे फालतू में डिबेट मत करना, लेकिन ये इलॉजिकल भी है ये स्टेटमेंट। इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटेबल विद द ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल गोल्स। हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा हुआ है कि इंडिया के जो क्लाइमेट एक्शंस हैं ये पूरी दुनिया में अप्रिशिएट भी किए जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नो होगा। अगला, इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सप्लाई ओरिएंटेड एंड इग्नोर्स द डिमांड साइड। कि भैया फुल्ली डिमांड साइड को इग्नोर कर रही है, मोस्ट लाइकली ये भी नो ही होगा। बाकी तो पैसेज एक बार पढ़ लेते हैं कि पैसेज में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो। इंडिया फेसेस ए चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। कि भैया फ्यूचर हमारा बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग में। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि भैया जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है, ये कैपेबिलिटी है ना, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, एंड लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉडर्न कुकिंग फ्यूल फॉर पुअरेस्ट, एंड राइजिंग फ्यूल इम्पोर्ट्स एंड अनस्टेबल ग्लोबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, कि इतने सारे चैलेंजेस हैं। एंड नॉट द लीस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंटेस्टेशंस अराउंड द लैंड, वाटर एंड एयर। कि भैया इतने सारे हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एनर्जी और क्लाइमेट चैलेंज से डील कर रहे हैं। बट ऑल इज नॉट ब्लीक। ग्रोइंग एनर्जी एफिशिएंसी, कि भैया सब प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है कि एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स हमारे बढ़ रहे हैं, है ना। इंटीग्रेटेड अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी पे, है ना, डिस्कशंस हो रहे हैं। इन रोड्स टू एनहांसिंग द एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड बोल्ड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, इवन इफ नॉट फुल्ली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, सजेस्ट द प्रॉमिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कि भैया फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉमिस ये डिलीवर करते हैं कि हाँ, हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो। दैट मीन्स कि अभी जो है ऐसा नहीं है कि हमारी क्लाइमेट पॉलिसी हैवीली टर्न टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है अभी, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी है, लिखा है ना। एंड देन इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट एक्शंस आर नॉट कंपेटिबल विद इट्स, नहीं, क्या लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स है बट फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट्स भी है, ये लिखा हुआ है ऊपर। इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सप्लाई, और ऐसी भी बात नहीं की गई है। बात क्या की गई है भाई, प्रॉब्लम्स है और उसके सोल्यूशन के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी है। तो इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली मैसेज ये है कि इंडिया के एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये एवर मोर कॉम्प्लेक्स है और इंटरकनेक्टेड है ना। कॉम्प्लेक्स है इसलिए क्योंकि चैलेंजेस है और सॉल्यूशंस भी है फ्यूचर के। इंटरकनेक्टेड है इसलिए क्योंकि भाई बहुत सारे, इतने सारे इश्यूज हैं, इसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड मैनर में उनको काम करना पड़ेगा। तो मोस्ट लाइकली और मोस्ट कंफर्टेबल जो इसका ऑप्शन है वो ए है। अगेन 2021 के पैसेजेस है भाई, बहुत ट्रिकी पैसेजेस हैं। हम देखेंगे यूपीएससी के आंसर की क्या है, ठीक है, आंसर की क्या कहती है, उससे हम मैथ जरूर करेंगे। और मैं सभी को बता दूं, यहाँ कोई आंसर की पहले नहीं देखी गई है,
कोई आंसर की पहले नहीं देखी गई है। हम सभी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए जब आप देखेंगे पिछले कल से उससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 2 उसमें गलत भी हुए हैं, है ना। अभी तक हमारा जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा चला हुआ है। 2024 के पेपर में हमारे सिर्फ 2 गलत हुए पूरे 27 पैसेजेस में से। यहाँ भी अभी हमारे सिर्फ 2 पैसेजेस गलत हुए हैं, तो ये एवरेज रेशो एक ठीक ठाक है ना। उस पर कोई वो हम यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी आंसर की पहले चेक नहीं हुई है। ये एक प्योर प्रैक्टिस की सीरीज है। आप वो 10-12 लेक्चर्स पिछले जाके देख भी सकते हैं, और पिछले साल के लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप वो सेशंस देख सकते हैं, अवेलेबल है यूट्यूब पे, है ना। पिछले साल की प्लेलिस्ट भी देखना, जिन्हें और भी सेशन चाहिए होंगे। तो उसमें 22 और 23 के आई थिंक हमने कवर किए थे। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज गिवन अबव, कि सबसे क्रिटिकल मैसेज, अगेन मैसेज वाला है, पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑफ एनिमल फार्मिंग। पहले ही हटाओ इसे, पहले ही हटाओ भाई, कि दूध पीना बंद कर दोगे क्या, ये है ही नहीं, ये मैसेज है ही नहीं, इसे पहले ही छोड़ दो। फूड एंड एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। पहले ही हटा दो इसे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऊपर, मैसेज को हटा दो इसे। फुल्ली जहाँ पे स्वीपिंग स्टेटमेंट दी गई हो उसे पहले ही हटा दो भाई, ऐसा कोई मैसेज नहीं देता है, ये इलॉजिकल है, इररेशनल है। देन यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड, है ना, टोटली बैन होना चाहिए क्या, इसे भी हटा दो भाई पहले ही, है ना। एंटीबायोटिक्स के नुकसान ये हैं कि भाई साहब उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह बढ़ सकता है, और है ना एंटीबायोटिक्स से बड़ी एक प्रॉब्लम ये भी होती है, जैसे मान लो आपने एंटीबायोटिक्स दे दी, वल्चर ने फिर वो खा लिया, उनको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो बैन नहीं होनी चाहिए। बीमारी अगर एनिमल को है तो एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे अगर आप मान लो एंटीबायोटिक्स दे करके मिल्क प्रोडक्शन वगैरह एनहांस करना चाह रहे हो तो वो बैन होना चाहिए, तो है ना। टोटली बैन होनी चाहिए क्या एंटीबायोटिक्स, नहीं, पहले ही हटा दो। एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस। ये है भाई इसका मैसेज। पढ़ना ही नहीं है हमने ऊपर का, ये पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, नेक्स्ट पढ़ो, है ना। ये चीज़ है, देख लेना आंसर यही होगा मोस्ट लाइकली, पढ़ना ही नहीं है वो। देन विद रेफरेंस टू अबव पैसेज assumptions have been made, ये बहुत ट्रिकी चीज़ होती है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर वन ऑफ द रीजन फॉर हाई फूड प्राइसेस। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर हाई फूड प्राइसेस, मे भी ऐसा कुछ लिखा गया हो, लेकिन मोस्ट लाइकली ये रॉन्ग होगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी बर्डन किसी एक स्टेक होल्डर पे डाला जाए, डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन किसी एक स्टेक होल्डर पे डाला जाए, मान लो वो बोले कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोले कि ये टोटली सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बोले कि टोटली ये फॉरेन कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं। अगर किसी एक स्टेक होल्डर पे बर्डन डाला जा रहा हो तो मोस्ट लाइकली वो गलत होगा। बोले कि ये डेवलपिंग कंट्री की वजह से हो रहा है, मोस्ट लाइकली वो गलत होगा, राइट। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखो, मोस्ट लाइकली ये भी गलत है, लेकिन कंफर्म करेंगे पैसेज पढ़ के। इफ देयर इज फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड इन नियर फ्यूचर इट विल बी इन द इमर्जिंग इकोनॉमी। पहले ही हटा दो इसे, पहले ही हटा दो इसे। क्यों? क्योंकि वर्स्ट फूड क्राइसिस भाई साहब डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है। वर्स्ट फूड क्राइसिस डेवलप्ड कंट्रीज में होगा, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ वैसे ही ढीठ या निकम्मे लोग हैं उधर, और क्योंकि वो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल यूरोप, भाई पूरा फूड वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ताइवान से चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से चावल इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये इधर वेस्ट बंगाल, ये सॉरी बांग्लादेश को ले लो, वहाँ से ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ हाईली, मतलब सबसे ज़्यादा ससेप्टिबल ये है फूड क्राइसिस अगर आया तो। पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया हैव प्लेस्ड policymakers and media have placed the blame for skyrocketing the food prices on multiple factors, including the high fuel prices। भैया हाई फ्यूल प्राइसेस जो है एक फैक्टर है, बैड वेदर इन की फूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज and diversion of land for non-food production. Increased emphasis, however, has been placed on surge in the demand and the food of the most populous emerging economies. Where surge in demand for food from most, भैया क्या हुआ है कि इमर्जिंग इकोनॉमी में फूड की डिमांड बढ़ी हुई है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इमर्जिंग इकोनॉमी में फूड क्राइसिस आएगा। इट सीम्स हाईली प्रोबेबल दैट मास कंजम्पशन ऑफ दीज कंट्रीज कुड वेल बी पॉइज्ड टू क्रिएट अ फूड क्राइसिस। दैट डज नॉट मीन कि वो फूड क्राइसिस सिर्फ यहाँ आएगा। क्या बोला हुआ है, इमर्जिंग इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से एक फूड क्राइसिस आ सकता है। वो ग्लोबल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, समझ लो। तो ये फालतू के कंक्लूजन नहीं बनाने। यहाँ भी बोला हुआ है कि हाई फ्यूल प्राइसिस वन ऑफ द रीजन है, बट वो फ्यूल प्राइसेस हाई है, इसकी क्या गारंटी है कि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की वजह से हाई है, समझ रहे हो। तो फालतू की एजम्पशन नहीं बनानी है। वो हो सकता है हाई फ्यूल प्राइसेस बॉटल नेक्स की वजह से हो,
है ना, किसी और वजह से हो, तो ये दोनों एजम्पशन यहाँ गलत लगती है। नाइदर वन नॉर टू शुड बी द आंसर। बाकी यूपीएससी का जो आंसर होगा वो हमें कंफर्म करेंगे। अगेन एजम्पशन बेस्ड, भाई 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे एजम्पशन बेस्ड। फिर से ये देखिए कि राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, है ना, इज एसेंशियल मे बी, है ना, हो सकता है ऐसा ऊपर कुछ लिखा हो, लेकिन मोस्ट लाइकली, ठीक है, मोस्ट लाइकली ये खैर सही हो भी सकता है, सही नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एसेंशियल एक एक्सट्रीम वर्ड है और इसे हम कंफर्म करेंगे। ये ट्रिक आपने, है ना, फालतू की ट्रिकों के बेसिस पे मत जाना है कि भैया ये अगर एक्सट्रीम है तो ऊपर लिखा नहीं होगा, नहीं, इसे कंफर्म जरूर करना है, क्योंकि ये लॉजिकल है भी कि जीडीपी का राइज होना डेवलप होने की एक शर्त तो है ही। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि राइजिंग जीडीपी एसेंशियली लीड्स टू डेवलपमेंट इन द कंट्री, वो गलत हो जाती। इट कैन लीड टू ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इक्विटेबल ग्रोथ। फिर राइजिंग जीडीपी गारंटीज ए रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ना, ये तो गलती है, ये गलती एजम्पशन है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से जरूरी नहीं है कि हर आदमी की इनकम बढ़े। हो सकता है कि इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा हो, है ना, याद है ना वो सारी चीज़ें, लॉरेंस कर्व वगैरह हम पढ़े हुए हैं, उसमें गिनी कोफिशिएंट वगैरह, अगर हाई हो गिनी कोफिशिएंट तो प्रॉब्लम है भाई, याद कर लो इकोनॉमी साथ में। सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम ग्रोथ। ये आजकल इनकम ग्रोथ पे इंपॉर्टेंस है, बाय विच वी मीन जीडीपी। In theory, rising GDP creates unemployment and investment opportunity in theory. As incomes grow in the country where the level of GDP was once low, households, communities and governments are increasingly able to set aside the funds for the production of things that make for good life. ठीक है, today GDP has assumed such significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know that they mean growth in GDP. तो इससे ऊपर से कंक्लूजन तो हमारे ये निकल रहा है कि भैया आजकल की मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो जीडीपी की ग्रोथ है, इससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी आ रही है ना, इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, ये बात तो सही है। तो इससे हम, है ना, ये एजम्पशन तो बना सकते हैं कि राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर द कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि पैसा होना ही चाहिए, समझ रहे हो ना, क्योंकि पैसा होना ही चाहिए, इनकम होनी ही चाहिए, तब जाकर के वो डेवलप्ड होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि सोचो अगर जीडीपी, मान लो इसका उल्टा लिखा होता कि राइजिंग जीडीपी इज नॉट एसेंशियल फॉर कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, दैट मीन्स कि अगर जीडीपी गिर रही है तो क्या एक कंट्री फिर भी डेवलप्ड बन सकती है? मोस्ट लाइकली नो। मैं तो इसे कहूँगा कि हो सकता है ये सही हो, हालांकि मैं अगेन कहूँगा कि ऊपर डायरेक्ट ये मेंशन नहीं है। यूपीएससी का लॉजिक ये भी है कि जो ऊपर डायरेक्ट मेंशन नहीं है वो आपने एजम्पशन एज्यूम करना ही नहीं है ना। तो अगर ये यूपीएससी ने इसे गलत माना होगा, अभी जब हम आंसर की चेक करेंगे तो ये भी हमें यहाँ से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या फालतू, क्या बिल्कुल ही नहीं मानना है उस एजम्पशन को। बट अगर ये डेरिवेटिव एक्सेप्ट करते होंगे यूपीएससी तो मोस्ट लाइकली ये सही होना तो चाहिए। ऊपर की टोन से पता तो चलता है कि जीडीपी लगता तो है कि हाँ ये एसेंशियल है किसी भी कंट्री को डेवलप बनने के लिए। सो वन ओनली कैन बी द आंसर, बाकी कंफर्म करेंगे यूपीएससी के आंसर की से। थोड़े और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, है ना, इसी से, ताकि थोड़े लॉजिक और समझ आए। फिर देखिए अगेन मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन। अब ये एक अच्छा क्लू आपको देता है। जब ऊपर ही बोल दिया कि सबसे लॉजिकल एजम्पशन क्या है, दैट मीन्स कि जो इलॉजिकल एजम्पशन होगी वो आंसर नहीं होगा, जो भी लॉजिक को, है ना, ब्रीच करे। तो उस एजम्पशन को यहाँ पहले पढ़ते हैं। नो मैन कैन लिव विदाउट अडियरिंग टू सम रिलीजियस, इसे पहले हटा दो। क्या आप किसी रिलीजन को माने बिना जिंदा रह ही नहीं सकते? नहीं, हटाओ इसे पहले। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन, नहीं, इसे भी हटा दो। जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी ड्यूटी होगी आप हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करें, पहले ही हटा दो। अगला कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ द मैन, है ना। यूजुअली मे बी ये एक आंसर है, मे बी ये आंसर नहीं भी है, मोस्ट लाइकली ये आंसर नहीं होगा। ऊपर कंफर्म करेंगे भाई, है ना, क्योंकि लॉजिक बनता भी है, डिनोमिनेशन से डिवीजन क्रिएट होते हैं, सही बात है। Men do not understand their own religious denomination. Men do not understand their own, देखो ये भी बहुत स्वीपिंग स्टेटमेंट है। क्या कोई भी आदमी अपनी रिलीजियस डिनोमिनेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं करता है क्या? नो। मैं तो कहता हूं अगर ऊपर का पढ़े भी ना तो मोस्ट लाइकली यही इसका आंसर होगा। एक बार पढ़ लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ द रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी द जज, अगर हर आदमी को जज बना दिया जाए अपने रिलीजन का, देन देयर वुड बी नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग। तो कोई भी रिलीजन रॉन्ग होगा ही नहीं।
बट इफ दे आर टू जज ईच अदर्स रिलीजन, देर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज राइट. तो कोई रिलीजन तब सही ही नहीं होगा. देयर फोर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन मैटर ऑफ रिलीजन. भैया पूरा दुनिया सही भी है, पूरा दुनिया गलत भी है इन द मैटर ऑफ रिलीजन. इससे हमें क्या पता चलता है? क्या ये पता चलता है कि आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता रिलीजन से? नहीं. क्या ये लगता है? नहीं. ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हर आदमी को अपने रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रोपेगेट करने की ड्यूटी होनी चाहिए. क्या? नहीं. क्या बात लिखी हुई है कि हर आदमी को अगर जज बना दिया जाए किसी रिलीजन का, तो वो दूसरों के नुक्स निकालेंगे, अपने इग्नोर करेंगे. तो आई एम द बेस्ट वाला एटीट्यूड हो जाएगा. आई एम द बेस्ट वाला एटीट्यूड हो जाएगा. उससे क्या होगा कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन. नो, है ना. ये एसेंशियली ये जरूरी नहीं है. यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि नॉर्मली डिनोमिनेशंस बनने की वजह से, रिलीजियस डिनोमिनेशंस होने की वजह से लोग जज, है ना, जजमेंट की जो न्यूट्रल जजमेंट है, उस न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन है, उनकी स्किल्स को ही लूज कर देते हैं नॉर्मली, है ना. अब ये भी स्वीपिंग नहीं है. यहां लिखा हुआ है कि इफ एवरीवन इज लेफ्ट, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी द जज, दैट मीन्स इफ एंड बट जहां पे आ जाए वहां स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लगेगी भाई कि मैन डू नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल. नो. समझ रहे हो? सो मोस्ट लाइकली आंसर यही है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ द मैन. क्यों? क्योंकि डिवीजन क्रिएट हो चुके हैं. समझ रहे हो? फिर देखिए मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस क्या है, जो कि ऊपर वाले पैसेज से आप ड्रॉ कर सकते हैं. अगेन ये एक बहुत ही अच्छा हिंट होता है आपके लिए कि लॉजिकल इन्फेरेंस अगर आपको ढूंढना है तो इलॉजिकल को बस सिंपली आउट कर दो, भले ही ऊपर का पढ़ो भी ना. कि सिडिशियस वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ लॉ आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन. नहीं, इसे पहले ही हटा दो. वॉर्स एंड ब्रीच ऑफ द लॉज आर इनएविटेबल इन एवरी डोमिनियन. नहीं, इसे पहले ही हटा दो भाई. कि सिडिशंस जरूरी थोड़ी ना है, वॉर जरूरी थोड़ी ना है हर एक राज्य में. नहीं, पहले ही हटा दो. इट इज नॉट द पीपल बट द सोवरेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ डोमिनियन. नहीं भाई, इसे भी हटा दो. मैंने बताया ना, जहां किसी भी एक स्टेक होल्डर पे अगर कहीं पे ऐसे डाला जा रहा हो, प्रेशर डाला जा रहा हो, तो डेफिनेटली वो आपकी रॉन्ग ही होगी स्टेटमेंट, मोस्ट लाइकली रॉन्ग होगी. कंफर्मेशन के लिए बाद में भले ही पढ़ लेना. हम अभी यहाँ पे वो सारी चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कैसे अटेम्प्ट कर सकें. द डोमिनियन इज दैट डोमिनियन इज बेस्ट विच परसूज द एम ऑफ यूनिटी एंड हैज़ द लॉज फॉर द गुड सिटीजनशिप. ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है और मोस्ट रैशनल भी यही लग रही है. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टैब्लिश. नहीं भाई गुड डोमिनियन जहां भी बात करें ना कि इट इज इम्पॉसिबल, नहीं, आदमी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. रैशनल इन्फेरेंस हैज टू बी पॉजिटिव ना, हैज टू बी होपफुल. जब वो इंसान की कैपेबिलिटी को ही चैलेंज कर रहा है, वो कैसे रैशनल हो सकता है? नो, है ना. आप कैसे एक रैशनल डिसीजन, आप, ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी. आप जजमेंटल बन गए, आप अपनी प्रेजुडिसेस को उस पर लाद रहे हैं. आपको लगता है कि इंसान कर ही नहीं सकता है. दैट मीन्स यू आर हैविंग अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग एंड हिज कैपेसिटीज. यहां अगर ये भी बोला होता कि यहां इंसान की जगह लिखा होता कि सुअरों के लिए ये इम्पॉसिबल है गुड डोमिनियन बनाना, तो वो भी गलत हो जाएगी. क्यों? हो सकता है सुअरों में वो कैपेबिलिटी हो, उन्होंने अपने लिए गुड डोमिनियन बना रखा हो. विदाउट इवन रीडिंग द पैसेज आई कैन गारंटी आंसर इज सी. आई कैन गारंटी आंसर इज सी. हमने कोई आंसर की अभी देखी भी नहीं हुई है, ठीक है. आई कैन गारंटी बट कि आंसर इज सी. अब देखिए ये आपके लिए हेल्प होती है. सबसे पहले नीचे ऑप्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ऊपर एटलीस्ट दो कोई अजम्पशन रॉन्ग है. पढ़ते हैं. इक्वालिटी इज प्री रिक्विजिट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ट्रांजेक्शंस इन द सोसाइटी फ्रॉम पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस. तो ये तो सही लग रही है कि अगर सोसाइटी में अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपको पार्टिसिपेट करना है तो इक्वल ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए. अगला, ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ द डेमोक्रेसी. ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी. ये बात भी सही लग रही है. सही है भाई, ये इनइक्वालिटी है तो डेमोक्रेसी का सर्वाइवल नहीं होगा. इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजन्स इज आइडिया दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन ए डेमोक्रेसी. कैन नॉट बी रियलाइज्ड. देखो भाई, अगेन कैपेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है. मोस्ट लाइकली ये रॉन्ग होगा, बट ऊपर देखते हैं. इसे हमें पढ़ना पड़ेगा अजम्पशन के लिए. जहां भी अजम्पशन बनानी है भाई, तो ऊपर वाला पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना उसका, ताकि, है ना, अजम्पशन बनाने में कोई गलती ना हो, क्योंकि इन्होंने ऊट पटांग भजड़े कर भी रखी होती है. द राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी, है ना. हो सकता है ऐसा कुछ लिखा हो ऊपर. अब देखते हैं. इनइक्वालिटी वायलेट्स द बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म. इक्वल स्टैंडिंग ऑफ द सिटीजन्स. इक्वालिटी इज अ रिलेशन दैट ऑब्टेन्स बिटवीन persons in respect of some fundamental characteristics that they share in common, है ना. हाँ, तो
equality is morally speaking a default principle of democracy. Therefore, the persons should not be discriminated on the ground of race, religion, caste, ethnicity, or flan limkana. These features of human conditions are morally irrelevant. Morally irrelevant है ये सारे features of human condition. The idea that one should treat persons with respect not only because of some of these persons possess some special features or talent, for example skilled cricketer etc etc, है ना, but because persons are human beings and is by now a part of common sense morality. तो ये क्या कह रहा है कि भैया हमें जो है वन शुड ट्रीट पर्सन्स विद रिस्पेक्ट नॉट ओनली बिकॉज सम ऑफ दीज आर, मतलब हमें हर एक इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना, एट द सेम टाइम लोगों के टैलेंट को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि सोसाइटी में इक्वालिटी ना हो, है ना. मेन कारण है ना, मेन चीज इसमें ये है. क्या ऊपर कहीं लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी की ऊपर कहीं बात हुई है क्या? अगर यहां तक लिखा होता तो भाई ये एजम्पशन सही हो जाती, लेकिन डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी के ऊपर कहीं बात हुई मैंने तो नहीं पढ़ा, हो सकता है मैंने मिस किया हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ भी है ना पॉलिटिकल वोकेबुलरी वगैरह की कोई है ना कॉमन सेंस मोरलिटी इसकी बात तो हुई है, लेकिन पॉलिटिकल वोकेबुलरी की कोई बात नहीं हुई है. सो आई डोंट थिंक 4 इसका आंसर होगा. फिर देखिए इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजन्स दैट कैन नॉट बी एक्चुअली रियलाइज, नहीं ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, 3 भी गलत हो जाती है. तो बचता क्या है? ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी. 1 मिनट लिखा है क्या कहीं ऊपर? इनइक्वालिटी वायलेट्स बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म. Equality in relation that obtains between the persons is a respect of fundamental characteristics that they share in common. Equality is morally speaking a default principle, therefore the person should not be. अच्छा, equality is a default principle. तो लगता तो है कि है ना सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, assumption हम बना सकते हैं. Equality is prerequisite for the people to participate in the multiple transactions of the society from position of confidence. हाँ, ये भी ऊपर लिखा हुआ है कि भैया ये एक प्री रिक्विजिट है, ये एक डिफॉल्ट प्रिंसिपल है ना. These human conditions are morally irrelevant. The idea that one should treat persons with respect not only because of some of these persons possess some special features or talent, but because persons are human beings. Human beings होने के नाते हमें उन्हें equal treat करना चाहिए. So I think 1 and 2 should be the assumptions, क्योंकि most likely ये आपकी assumption लग रही है, लेकिन फिर again UPSC भाई वो कुछ भी दे देता है अपने आंसर्स में, है ना. चेक करेंगे, इसे कंफर्म करेंगे. Which of the following statements best reflect the crux of the passage? फिर अगेन कि ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, करती रहती है एक्सपेरिमेंट. एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटेरियोरेट बाय द एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक फीचर. मे भी हो सकता है ऐसा कुछ लिखा हो, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस आप करोगे, प्रेम का एक्सेस भी करोगे तो आपको नफरत मिलेगी. एजुकेशन ऑफ ऑल, है ना, ऑल यंगस्टर्स इन अर्ली 20s विल बी नोइंग इट. एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजन एंश्योर द परफेक्ट फंक्शनल एंड ऑफ ऑल द सिटीजन्स. परफेक्ट फंक्शनल नहीं, पहले ही हटा दो भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्ट लोग ना वो एजुकेटेड है. बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस होना वो आपके लिए एक डेट्रीमेंटल भी है इफ़ यू आर नॉट मॉरल एट ऑल. तो इसे पहले ही हटा दो भाई, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि इट एंश्योर्स. नहीं, जहाँ भी एंश्योर बोले ना वो एंश्योर, डाउटफुल हो जाओ. हैविंग अ गवर्नमेंट इज नेसेसरी एविल बिकॉज टिरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेसेसरी एविल नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि टिरनी हो ही हो नेसेसरली, है ना, और जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हर जगह हो ही हो. बिना गवर्नमेंट के भी दुनिया चल सकती है भाई. देखते हैं. एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट रून्स इटसेल्फ बाय लिमिटिंग टू नैरोली टू द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड. कि एरिस्टोक्रेट जो है कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास पावर है. ओलिगार्किक गवर्नमेंट रून्स इटसेल्फ बाय इनकॉशियस स्क्रैम्बल फॉर इमीडिएट वेल्थ. कि जो ओलिगार्की होती है, जैसे है ना लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रशिया में ओलिगार्क्स हैं, तो जो अमीर अमीर लोग हैं वो स्टेट का यूज करते हैं वेल्थ को एक्यूमुलेट करने के लिए. बट इवन डेमोक्रेसी रून्स इटसेल्फ बाय एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. क्या पता चल रहा है यहाँ से कि हर एक आदमी जो है अगर एक्सेस हो जाए किसी भी चीज़ का, हर गवर्नमेंट खुद को रून कर देती है. इट्स बेसिक प्रिंसिपल इज इक्वल राइट ऑफ ऑल to hold the office and determine the public policy. That is at first glance the delightful arrangement. It becomes disastrous because people are not properly equipped with the education. कि लोग जो है एजुकेशन से इक्विप्ड नहीं है टू सिलेक्ट द बेस्ट रूलर्स. तो अगर उन्हें बेस्ट रूलर सिलेक्ट करने हैं तो उनके पास एजुकेशन होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन होने से सब ठीक हो जाएगा. The people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Such a democracy is tyranny or autocracy. ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो टिरेनी होगी या ऑटोक्रेसी होगी. दैट डज नॉट मीन कि भैया हर एक गवर्नमेंट टिरेनी होगी. समझ रहे हो? वो जो यहाँ लास्ट वाली है
लाइन क्या कहती है? लाइन कहती है कि सच ए डेमोक्रेसी इज अ टिरेनी, दैट डज नॉट मीन कि एनी गवर्नमेंट इज टिरेनी। समझ रहे हो? और ऐसा भी नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट होनी ही होनी चाहिए, ऊपर कहीं नहीं लिखा है। तो ये एजम्पशन मत बनाओ, ये भी एजम्पशन मत बनाओ, ये तो है ना आउट है पहले ही। ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा लिखा तो है कि भैया देखो यहाँ लिखा है अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट होती है, बट यहाँ ये नहीं लिखा है कि ह्यूमन सोसाइटी लगातार एक्सपेरिमेंट कर ही रही है। यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ असेसमेंट की बात हो रही है। टोन को आप समझे ऊपर, यहाँ असेसमेंट की गई है एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ओलिगार्की गवर्नमेंट की और डेमोक्रेसी की असेसमेंट की गई है कि ये कैसी चलती है, असेसमेंट की गई है। यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है, यहाँ ये नहीं किया गया कि डेमोक्रेसी में ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? सो आई डोंट थिंक कि ये भी इसका आंसर होगा। बी शुड बी द आंसर कि एनी, ये लिखा भी है ऊपर कि एरिस्टोक्रेटिक भी टिरेनी बन जाती है, ओलिगार्किक भी टिरेनी बन जाती है और डेमोक्रेसी भी डिटेरियोरेट हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ देमसेल्व्स। सो मे बी बी इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, है ना। देखते हैं अब यूपीएससी के साथ इसको मैच करते हैं इन सारे आंसर्स को कि यूपीएससी ने क्या इसका आंसर भाई लगा के दिया हुआ है। 34 का बी है, होपफुली हमारे आज ठीक हो। अभी तक हमारे 2 रॉन्ग हुए हैं इस पूरे उसमें। 34 का बी है भाई, 33 का सी है। हमने क्या लगाया हुआ है? 33 का हमने ए लगा दिया। ओह, 33 का सी है, 1 and 4 ओनली। राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वैल्यूज ऑफ डे टू डे पॉलिटिकल वोकेबुलरी। सो ये हमारा एक गलत हो गया। इनके अकॉर्डिंग ये इस चीज़ की 1 and 4 है, 2 नहीं है कि ऑकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी। एक्चुअली इसमें ऊपर से सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी की सच में बात तो नहीं हुई थी, पर ऊपर कहीं पॉलिटिकल वोकेबुलरी की भी कहीं बात नहीं हुई। यार मैंने मिस कर दिया क्या? इक्वालिटी इज मॉरली स्पीकिंग अ डिफॉल्ट प्रिंसिपल। Equality is in relation that obtains between the persons respect some fundamental characteristics। यहाँ मुझे बात नहीं हुई है ना। किसी को अगर इसका पता चले, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी ये कंक्लूड करना है, किसी को अगर इसका रैशनल पता चले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऊपर चढ़ते हैं 32 में, देखते हैं 32 का क्या आंसर है भाई। 32 का सी है, सही बात है। 31 का भी सी दिया गया है, हमने 32 का सी लगाया है, 31 का भी हमने सी लगाया है, सही बात है ये। ठीक है, तो हमारे 3 गलत हो गए हैं अभी तक। ठीक है, मतलब ठीक ठाक ये एवरेज है, टफ भी है भाई ये इनके। 24 का ये था वो ट्रिकी है ना। 24 का देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। 24 का क्या दिया है भाई इन्होंने? 24 का इन्होंने डी दिया हुआ है। तो जिस पे हम, है ना, यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि ऊपर अगर नहीं लिखा है तो आपने वो नहीं मानना है ना। नहीं लिखा है कि एसेंशियल फॉर द कंट्री टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, तो नहीं मानना है भाई, है ना। सॉरी अगेन भाई, आज 2 गलत हो गए, है ना। अभी तक इस पूरे पेपर में हमारे 4 गलत हो चुके हैं। टफ है, ट्रिकी है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो ऐसे पेपर में अगर आपके 27 में से 20-21 भी अगर ठीक होते हैं तो वो, है ना, सही है। लेकिन यहाँ से हमें लर्निंग मिल रही है, है ना, कि फास्ट कैसे करें। और दूसरी बात, ये अच्छी लर्निंग यहाँ से मिल गई कि ऊपर अगर नहीं लिखा है ना एसेंशियल, यहाँ लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली, तो फालतू में वो अज्यूम भी नहीं करना है, राइट। फिर देखिए 23 का डी दिया हुआ है, हमने क्या लगाया है? डी लगाया हुआ है 23 का, राइट। अब ऊपर चलते हैं, 22 का डी हमने लगाया हुआ है। इन्होंने क्या दिया है? ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था। 22 का डी है, सही बात है। 21 का ए इन्होंने दिया हुआ है, हमने क्या लगाया है? ए लगाया हुआ है, ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था, है ना। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें भी है बिना पढ़े भी आपके हो जाएंगे वो। तो इसके साथ हमारा, ठीक है, ये सेशन यहाँ पे क्लोज होता है ना। जो भी प्रैक्टिस थे, आप जो है इन सारे जो हमने लॉजिक्स पढ़े उनको आप अच्छे से मानिए, है ना, अच्छे से उनको प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी है और उसको एक्सप्लिसिटली यहाँ मेंशन नहीं किया गया तो उसे सही नहीं मानना है, ठीक है। तो ये एक प्योर प्रैक्टिस की सीरीज़ है भाई। आप जाकर के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, अवेलेबल है ना। यहीं पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रीलिम्स। टेक केयर, बाय बाय।